हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 9। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति 5,150 रुपये 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज लेता है। यदि राशि का भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो तो प्रत्येक किस्त की राशि तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। बड़े अच्छे से आप लोग समझिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5,150 रुपये 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लेता है। ठीक है, तो जो वो कर्ज लेता है उसके बारे में हमको पता है। और क्या कहता है कि यदि राशि का भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो, जो भी किस्त दिया जाएगा 2 बराबर एक साल में, तो उनकी जो किस्त होंगी वो बराबर होंगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि तथा ब्याज के रूप में जो कितने भुगतान की गई राशि है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को यूज करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन, ठीक है, और उस पर 1+r/100 की पावर n जो इस पर ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन वार्षिक किस्त बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले साल के लिए पहली किस्त मान लेते हैं x रुपये की है, और उस पर जो मूलधन है हमको नहीं पता कि पहला मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहला मूलधन P1 का होगा, जिस पे आपका 6% जो होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/50। ठीक है, तो 3/50 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसकी पावर हो जाएगी 1। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। ये आपकी मूल राशि है और ये आपका मूल राशि पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो जब मूल राशि पे 1 साल का ब्याज लगाया गया है तो वो आपकी इस किस्त के बराबर हो गई, जो पहली किस्त जो मैंने x रुपये मान के चला था। अब बात करते हैं दूसरी उसकी किस्त की। तो दूसरी भी किस्त बराबर किस्तें हैं, तो दूसरे साल की भी किस्त आपको x रुपये ही देनी पड़ेगी 5150 रुपये के कर्ज पे। ठीक है ना। तो जब दूसरे साल जब आप किस्त दोगे तो उसका मूलधन हमें नहीं पता कितने रुपए का था। मैंने मान लिया P2 रुपये का मूलधन था, और उस पर जो 3/50 रुपये का जो ये फ्रैक्शन जो आपका जो ये ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 साल पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले साल में जब पहली किस्त जमा करी थी तो जो भी आपका मूलधन था उस पर 1 साल का ब्याज था। ठीक है, तो आपने x के बराबर वो किस्त थी। अब दूसरे साल की मैं आपको बात करूँ तो दूसरे साल की जो ये किस्त है, इस पर जो है मूलधन पे 2 साल का ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तब वो किस्त के बराबर होगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो P1 वाला जो मूलधन है ये ये ग्रेटर देन है किससे, P2 से। क्यों? क्योंकि इस पे 1 साल का ब्याज लगा है और वो x के बराबर, और यहाँ पे 2 साल का ब्याज लगने के बाद मूलधन पे वो x के बराबर हो। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ से भी और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका पेपर में छूट ना जाए। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक किस्त की राशि और ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो P1 जो है पहला मूलधन और दूसरा मूलधन P1 + P2 बराबर टोटल आपका मूलधन जो उसने ब्याज में जो कर्ज लिया था वो 5150 रुपये का लिया था। तो ये 5150 रुपये का बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से P1 और P2 का जो है मैं रेशो निकाल लूँगा। ठीक है, तो या एक काम, रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, P1 और P2 की वैल्यू निकाल के, ठीक है, और ऐड कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी x की फॉर्म में लेके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो P1 की वैल्यू जो हो जाएगा तो 50 × 50 और 3 53/50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50x/53, ये हो जाएगा आपका P1 का मान। अब P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 में आपका हो जाएगा 50 × 50x, 50 × 50x/53 × 53। ठीक है, पावर 2 है यहाँ पे, इस वजह से हमको 2 बार इनकी गुणा करनी पड़ी। या तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेते तो स्क्वायर में लिखेंगे कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो इससे बढ़िया हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आगे ये टोटल किसके बराबर है, 5150 को। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आगे इसकी बात करूँ, इससे आगे x की वैल्यू हमको प्रत्येक किस्त की राशि निकालना है सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ से 50/53x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 50/53
एक्स। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आपको मैं बताऊँ तो ये बचेगा 1 + 50/53। तो अपोन वाला 53 जब 1 के साथ जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 50 + 53 हो जाएगा 103/53। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 5150 के बराबर हो जाएगा। तो देखो 103 पंजे कितना होता है 515 और आपका जीरो ऐसे रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अब ये सामने जो 50 है इक्वल टू को ये इस सामने वाले 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो बचेगी इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो x की जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बचेगी 53 × 53। अगर आप इनकी गुणा कर दो ना तो आपका जो किस्त है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, प्रत्येक साल कितने की किस्त दी जाती है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15, 15 15 30 का 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कैरी 3 और 5 पंजे 25 और 3 28। तो ये हो जाएगा आपका 2809 रुपये की किस्त है। तो यहाँ पर 2809 रुपये किस्त ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है पेपर में, क्या पता आपको 2 किस्त 2809 की दे दें, ठीक है, बाई चांस, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी भाई आखिर आपको निकालना तो ब्याज की राशि भी है। तो आपको क्या करना है कि ब्याज की राशि निकालने का एक ही तरीका है, इस 2809 की 2 से गुणा कर दो। किससे कर दोगे? 2 से। तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 5618 में से 5150 माइनस कर दो। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट का 8 है तो यहाँ 0 है लास्ट में, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो पूरा माइनस कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। एक मूल्य उसके लिए जो नकद भुगतान करेगा और दूसरा मूल्य उसके लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन दर से 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा। तो दोनों मूल्यों में अनुपात क्रमशः क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये काउंट होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि दुकानदार जो है किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित कर रहा है। तो एक मूल्य तो उनके लिए है जो नगद भुगतान करेगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो अगर जो नगद भुगतान करेगा और दूसरा मूल्य उसके लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन के दर से भुगतान करता है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो भी मूल्य है, जो पहला जो मूल्य है जो नगद भुगतान करने वाले हैं उनके लिए 100 रुपये की वो वस्तु है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो अभी मैं इनका रेशो बनाऊंगा। तो दूसरा वाला जो मूल्य है जिस पर दुकानदार वस्तु मूल्य अंकित कर रहा है, मान लेते हैं कि उसको 10% की चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, मान लो 100 रुपये की जो भी वस्तु है, ठीक है, उसको क्या करेगा कि जब दूसरा मूल्य वो लिखेगा तो उस पर वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दर से 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं कि 100 रुपये के मूल्य पे जो 1 वर्ष बाद जो नगद खरीदने वाले हैं उनके लिए तो 100 रुपये की वस्तु हो गई, 100 रुपये का सीधा मूल्य हो गया। और जो आपका 1 वर्ष बाद जो भुगतान करने वाले जो लोग हैं उनके लिए उसने क्या किया, इस 100 रुपये पे 10% का अर्धवार्षिक ब्याज लगाया है। तो अर्धवार्षिक मतलब ये हुआ कि जो इसका दर है ना वो इसका आधा हो जाएगा। तो 10% का आधा होता है 5%। तो 100 का 5% 5 रुपये होते हैं पहले साल के लिए। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो पहले 6 महीने के लिए 5 रुपये हो जाएंगे 5%, फिर दूसरे 6 महीने के लिए 5% हो जाएंगे। ठीक है, 5 रुपये, और इस 5 का 5% हो जाएगा 0.05 की। अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 0.25। तो 0.25 यहाँ से आ जाएगा। तो कह रहा है 1 वर्ष बाद जो भुगतान करेगा तो दोनों मूल्यों में क्रमशः अनुपात क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो अब जो दूसरा वाला जो 1 साल बाद जो भुगतान करेगा ना उसके लिए जो उस वस्तु का जो मूल्य है वो है 110 रुपये 25 पैसे। 110 रुपये 25 पैसे, ये सबको हमको काउंट कर लेना है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 अपॉन में। तो आपका अगर ये 100 अपॉन में आ जाएगा तो ये 100 की गुणा इधर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रेशो 11025।
अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और देखते हैं कि इनका रेशो कितना आता है। तो दोनों के मूल्यों का अनुपात का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 25 चौका 100 0 0 हो जाएगा। अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 चौका 100 आपका बचेगा 10, फिर 102 हो जाएगा, फिर 25 चौका 100, फिर आपका 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 25 से कम 25। तो 400 रेशो 441 का रेशो आंसर आ रहा है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम ईजी से आपको क्लियर हो गया होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन में दिया है कि 20,000 रुपये पर 2% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का त्रैमासिक संयोजन होता है। त्रैमासिक मतलब होता है 3 महीने पर जो ब्याज लगता है। तो एक बात बताओ, 20,000 रुपये की राशि है, ठीक है, इस पर 2% वार्षिक रेट बता रहा है, बट हमको निकालना क्या है 3 महीने के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा हूँ और त्रैमासिक हमको संयोजन करना है तो 3-3 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जब ये 2% क्या है आपका 12 महीने का है ना, तो 2% अगर आपका 12 महीने का है तो 3 महीने का मुझको रेट निकालना है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं ना, मान लो कि 2% 12 महीने का है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो आपका ये कितने महीने का हो जाएगा 3 महीने का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 12/4 3 होता है, तो 2%/4 जो है वो 3 महीने का हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ तो 2/400 हो जाएगा, ये परसेंट है तो ये 2/100 गुणा 4 ये हो ही जाएगा। मान लो अगर मैं इस परसेंट को हटा दूं तो यहाँ पे फोन में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 200। तो 1/200 इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर 1/200 में इसका फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100 यहाँ से, 100 यहाँ से 3 महीने का ब्याज, 100 यहाँ से 3 महीने का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो अभी और भी ब्याज लगेगा। अगर मैं इसका 1/200 कर दूं तो 0.5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 100/200 क्या होता है 0.5, फिर 0.5 यहाँ से आ जाएगा, फिर 0.5 यहाँ से आ जाएगा। देखो ये जो पहला वाला जो साधारण ब्याज है इसका दूसरे साल में ब्याज और इसका तीसरे साल में ब्याज, और फिर इस दूसरे साल वाले का साधारण ब्याज का ब्याज यहाँ पे आ गया। अब इस 0.5 का ब्याज इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका जो ब्याज आएगा 0.5 का आपका 0.5 का 1/200 करना है ना, 0.5/200 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हटा दूँ पॉइंट को तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 चौक 20 0 0 400 आ रहा है 1/। तो ये पॉइंट अगर मैं लगा दूँ 10 हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ा दूँ फिर 100 हो जाएगा, फिर आपका फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो आपका 1000 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 0.0025 आ रहा है। इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर तो हमें ऊपर से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ के रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज है आपका इसका, ठीक है ना। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो देखो 300 रुपये तो यही हो गए साधारण ब्याज वाले, और 0.5 आधा ये और आधा ये, तो 1.5 तो ये होगा ना, 0.5 1 और 1.5 ये, तो 301.5 आ गया ना आपका। तो 301.5 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये आपको जीरो में काउंट कर दिया गया है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 2 बार आ गया है, तो इसका मतलब वो जीरो ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,000 रुपये पर 2 वर्ष में x% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में 14.40 रुपये का अंतर है, तो x का मान क्या है। तो क्या कहता है कि आपके पास राशि दी गई है 9,000 रुपये, और उसको 2 वर्ष में क्या कहता है कि x% के दर से, दर हमको नहीं दिया गया है, तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों में 14.40 रुपये का अंतर बता दिया इन्होंने। कितने का बताया है 14.40। आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, और मान लेते हैं कि 2 वर्ष में पहला साधारण ब्याज जो है दोनों साल का ₹1 का होगा, और इसके बाद इसका अंतर जो आपका 14.40 का यहाँ से आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो भी साधारण ब्याज पे जो ब्याज लगता है ना, तो ये जो ब्याज होता है ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, चलो एक बार और बता दूं, ये कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और आपके जो ये दोनों ए हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो ये बचा हुआ हिस्सा रहता है ना ये आपका, तो ये आपका CI माइनस SI का होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो हमको x का मान निकालना है जो परसेंट का मान है, ठीक है ना, वार्षिक दर %। तो ऐसे में हमको क्या करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर आपको a की वैल्यू पता होती तो आप 14.40/a कर देते तो R% निकल जाता।
ठीक है ना। या आपको इसका अंतर नहीं पता, 14.40 नहीं पता, अगर आपको ए पता है और 9,000 पता है तो ए बटे 9,000 करते थे, तब आपका आंसर आ जाता। तो अब ऐसे में क्या हो गया है कि हमको डायरेक्ट आंसर R% नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले ऐसे में फार्मूला क्या होता है कि आप 14.40 बटे ए लिखो, ठीक है ना। इससे पहले ए अपॉन में ए लिखो, इसके बाद इक्वल टू लगा के फिर अब ए अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको 9,000, ठीक है ना। अब दोनों तरफ से वैल्यूज़ को ऐसे करने से हम इस ए की अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाएगी जो साधारण ब्याज है। तो जैसे ही साधारण ब्याज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इजी तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ए की ए से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो पॉइंट 2 डिजिट पहले है वहाँ से 9,000 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका बचेगा कितना 144 गुणा आपका 900। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा ना 2, तो ये 90 के आगे वाले 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 90 बच जाएगा और आपका 144 तो आपका है ही, और ये वाला जीरो 90 के आगे आके 900 हो जाएगा। अच्छे से आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक स्क्वायर रूट करता हूँ, स्क्वायर हटाता हूँ, तो ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 30 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 12 गुणा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, 360 रुपये आपका यहाँ से साधारण ब्याज आ गया ए की वैल्यू। तो एक साल की 360 और अगले साल का 360, ठीक है। तो अब मैं इजी तरीके से R% फाइंड आउट कर सकता हूँ। चाहो तो 14.40 बटे 360 कर लो और चाहो तो 360 बटे 9,000 कर लो। तो मुझे दिखाई दे रहा पॉइंट को क्यों लूँ मैं सिंपल नहीं ले लूँ। तो मुझे जब R% निकालना है तो ये हो जाएगा 360 बटे 9,000 गुणा 100। तो देखो ये आपका 9,000 है, ठीक है ना। तो 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे 360 वाले, और 9 चौका 36। तो 4% आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। कह रहा है मिस्टर एक्स एक राशि को 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन होता तो 450 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेश की गई राशि क्या थी। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमको तो पता नहीं है कि निवेश की गई राशि क्या थी। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि निवेश की गई राशि जो है 100 रुपये की थी। तो क्या कहता है कि 2 वर्ष के लिए वो करता है, 2 वर्ष के लिए 2 महीने वो कर दिया। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए जब वो राशि को करता है तो 15% का वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया है वो, ठीक है। तो अगर मैं वार्षिक 15% 100 का निकालूँ तो 15 रुपये यहाँ से आ जाएंगे, 15 रुपये यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 साल के लिए। अब क्या कहता है कि अगर ब्याज का वार्षिक संयोजन होता है, इसका मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है, तो 450 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का निकाल दूँ 15%, तो 15 का 0.15 हो जाएगा 1%, 15 से गुणा कर देंगे। तो 15 कितने होते हैं 225। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, तो 2.25 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि 450 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता अगर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता तो साधारण ब्याज पे तो हमको कितना मिल रहा था 15 कितना 30 मिल रहा था, ठीक है। और अब जो वार्षिक संयोजन हो गया तो मुझे कितना मिल रहा है 32.25 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है 450 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। मुझे कितना ज़्यादा मिल रहा है ब्याज, मेरा तो 2.25 मिल रहा है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 200 से सीधे गुणा कर दूँ भाई, 2 जीरो से, तो ये 225 बन जाएगा, और 2 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा 450। तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जैसे 200 बटे 2.25 करूँगा फिर मैं डिवाइड करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया कि 450 बनाना है, 200 से गुणा करते ही मेरा 450 बन रहा है। तो जब मेरा यहाँ पे जब 2.25 जब मेरा 450 बन गया, ठीक है ना, ये 450 बन गया है। तो मैंने ये कब बना, जब मैंने 200 से गुणा किया। तो 200 से गुणा मैं अपनी राशि पे कर दूंगा तो वो मेन राशि निकल जाएगी जो निवेश की गई राशि है। तो 200 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 200 की 100 से गुणा करेंगे तो 20,000 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 960 रुपये 16 होल 2/3% वार्षिक दर से 2 होल 3/4 वर्षों के लिए वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है। देखो क्या कहता है कि जो 960 रुपये जो हैं वो 16 होल 2/3% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 सही 3/4 वर्षों में
कितने रुपए हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है। तो ये जो वर्षों की जो बात करता है ना, यहाँ पे आपको चेक करना है। पहली बात तो मान लो कि 960 रुपये जो भी है, ठीक है ना, ये तो 960 रुपये का अगर मैं 3 साल का मुझे क्लियर करके निकालना पड़ेगा, इसके बाद इसका 3/4 हिस्सा निकालेंगे। तो 16 सही 2/3 जो होता है आपका, मैं क्लियर कर दूं तो ये 50/300 होता है, जिसको मैं फ्रैक्शन में बोलता हूँ 1/6। ठीक है, इसको 1/6 ही बोला जाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अगर मैं इसका 1/6 निकालूं, किसका, 960 का, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, भाई 1/6 करते हैं ना, तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 0, 160 पहले साल का हो गया, साधारण ब्याज दूसरे साल का हो गया और तीसरे साल का हो गया। अब बात करते हैं कि ब्याज का संयोजन वार्षिक की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। अगर मैं इसका 1/6 निकालूं तो ये हो जाएगा 1/6, इसका अगर मैं निकालूं तो 6 दूनी 12, तो 13, 14, 15, 16, 6 छिंग 36, फिर 26.66 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 26.66 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं इसका 1/6 निकालूँ, पहले तो अभी इसका तो 2 साल का हो गया ना, इसका दूसरा तीसरे साल का भी इसका रह गया, इसका 26.66 कर दूँ, तो आपका यहाँ पे इसका 1/6 अगर मैं निकालूँ ना, तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी 6 चौक 24, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा, फिर 6 चौक 24, फिर 2, तो ये 4.44 के लगभग है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा जो है लगभग में आएगा। ठीक है, तो अब आगे हमको क्या करना है कि इसका 3/4 हिस्सा निकालना था। भाई 2 साल तो ये मेरे क्लियर है ना, एक तो ये क्लियर है और एक ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ये कितने महीने की वैल्यू है, ये पूरे 12 महीने की वैल्यू है, 1 साल की। पहले मैं इसको काउंट कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 4 16। ठीक है, 16 का 6 कैरी 1, फिर आपका बचेगा 6 दूनी 12, 4 16 और एक 17 का 7 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 4 16 और एक 17 का 7 कैरी 1, आपका हो जाएगा 6 1 7, 7 2 9, 2 11, 11 का 1 कैरी 1, ये हो जाएगा 2। तो ये आपका 217 रुपये 76 पैसे का हो गया। इसका मुझको 3/4 हिस्सा निकालना है, ये 12 महीना है, इसका अगर मैं 3/4 कर दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि 3/4 महीने की कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से 3/4 हिस्सा मैंने कर दिया 12 महीने का, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ तो 4 पंजे 20, एक बचेगा आपका 4 चौक 16, फिर एक बचेगा आपका 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 3 से कर दूं तो मल्टीप्लाई अब आपका, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, 3 चौक 12 और एक 13 का 3 कैरी 1, 3 चौक 12 और एक 13 का 3 कैरी 1, 3 पंजे 15 और एक 16। ठीक है, और ये आपका हो गया 163.32। तो कह रहा कि 163.32 ये हो गया, और इन दोनों को ऐड कर लो इसको। ठीक है ना, आपका जो है वो पैसा पता जाएगा कितना रुपये हो जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये 960 में भी जुड़ेगा ये पूरा। तो देखो 960 तो ये है ही, मैं इधर ही ऐड कर लेता हूँ, 960 आपका पहले से ही है, और ये हो जाएगा 160 कितना हो गया, 16 दूनी 32, 320, और ये हो जाएंगे 346.66, 346.66 प्लस ये हो जाएगा 163.32। ठीक है, तो अगर मैं इनको सभी को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 628 पॉइंट में, फिर आपका हो जाएगा 639.98 आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 639 का 9 हो जाएगा आपका, और आपका बचेगा कुछ नहीं, फिर 6 यहाँ से आ जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 4 10 और 6 16 का 6 कैरी 1। ठीक है, 1 और 9 1 10 और 3 13। ठीक है, और 1 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 1469.98 है, लगभग 1470 दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी एक्यूरेसी में मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है, आप ध्यान दीजिए। 0.2 की ही बस प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है
कि 12,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक संयोजन की स्थिति में 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याजों में लगभग क्या अंतर है। क्या कहता है कि 12,000 रुपये हैं, ठीक है, उस पर 6% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन की स्थिति में 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याजों में लगभग क्या अंतर है। अगर मैं इसको वार्षिक संयोजन मान के चलता हूँ तो 12,000 रुपये का 1.5 साल का कितना आ जाएगा, पहले मैं 2 साल का निकालूंगा तब उसका आधा करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं 6% इसका निकालूँ तो देखो इसका 1% हो जाएगा 12,000 का 120 रुपये, और 12×6 = 72, तो 720 तो ये होगा, ठीक है, और 720 ये होगा 2 साल के। अब इसका मैं अगर 6% निकालूँ तो 1% हो जाएगा 7.2, और अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, तो यहाँ से आ जाएगा 43 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया वार्षिक संयोजन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर पूछ रहा है ना, तो ये आपका 1400, ये 7 दूनी 1400, ये 1483 रुपये 20 पैसे, तो ये आ गए कंप्लीट। अब अर्धवार्षिक संयोजन की बात करते हैं 12,000 रुपये पे, ठीक है, 1.5 साल का। तो अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूँ तो 6 महीने पे 1.5 साल के 3 किस्त बनेंगी, 3 वो बनेंगे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर 6 महीने के 1.5 साल तभी तो होंगे। तो अगर मैं इसका हाफ करना पड़ेगा, जब अर्धवार्षिक की बात करें तो 3% हो जाएगा। तो अगर मैं इसका 3% निकालूं तो इसका 1% हो जाएगा 120, तो 12 × 36 360 रुपये 3% हो जाएंगे इसके पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 360 और तीसरे साल के लिए 360। अगर मैं इसका फिर 3% निकालूं तो आपको पता है कि 3.6 आपका जो भी है, मान लो ऊपर ही कर लेते हैं, 3.6 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 6 × 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1 3 × 9 और 1 10, 10.8 आ रहा है। 10.8 यहाँ से आ जाएगा, फिर 10.8 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसका जो 10.8 है वो यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर इसका 3% निकालूँ, ठीक है ना, लगभग मैं पूछ रहा है, वैसे इसकी निकालने की जरूरत है नहीं, तो इसका 1% हो जाएगा 0.108, ठीक है। तो 3 से कर दूंगा तो 0.324 लगभग है, 308 हो जाएगा, और 1 की 3 से गुणा कर देंगे 3.324 हो जाएगा। तो लगभग में पूछ रहा है, तो हमको इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल। वैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो ये हो जाएगा आपका, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 का 0, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर था, ये 1483। अब इसका देखते हैं, ये आपका 0 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर आपका 6 दूनी 12 36 18 का 8, ठीक है। आपका बचा कितना 1, 3 × 9 और 1 10, 1080 तो यही होगा। फिर इसमें 30 10.8 10.8 10.8 ये 8 × 24 ये हो जाएंगे 2.4, और 30 2 32.4 ये हो गए। तो 1080 प्लस, ठीक है, ये प्लस है, प्लस 32.4 ये होगा, ठीक है। अब 0.32 को छोड़ दो, इसकी हमें ज़रूरत ना फिलहाल, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये 1080 ये और 32.4 ये, तो ये हो जाएंगे 80, ये 30 2 32 ये होगा, तो ये हो जाएंगे आपके 1080 में अगर मैं 32.4 जोड़ दूँ तो 0.4 तो एज इट इज़ रहेगा, और आपका ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ रहेगा, और आपका 8 3 11 का 1 कैरी 1, तो 1100 ये आपका 1112 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 11 है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं अंतर पूछ रहा है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही है, रुक जाइए। इसका 3% 6% तो ये था 1400 कुछ, और ये हो जाएगा आपका 3% के हिसाब से 3 3 9 1112। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याजों में लगभग अंतर पूछ रहा है। ओहो, 6% वार्षिक दर से वार्षिक, ओहो, ये 1 साल का निकालना था इसका, हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना बेटे। वार्षिक दर से वार्षिक कह रहा है, और अर्धवार्षिक संयोजन में 1.5 वर्ष कह रहा है। ये तो हमारा सही है 1112.4, ठीक है ना, बट ये हमारा गलत है, ये तो हमारा सिर्फ 720 ही रहेगा। तो अगर मैं अर्धवार्षिक संयोजन में 1.5 वर्ष, अगर अर्धवार्षिक संयोजन में अगर 1.5 वर्ष की बात करूँ तो 3 हिस्से हो जाएंगे इसके अर्धवार्षिक के, और 3% हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 12 3 36 36 36 3 3 900 1080 यही होगा, और
32.4 ये हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 1112.4। इसके आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बेटा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम में कंज्यूम करना नहीं चाहता। ओके।